सर दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। और वो कौन से करंट अफेयर्स हैं? आज हम 5 दिसंबर से लेके जो 11 दिसंबर के बीच में साप्ताहिक करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को हम वीकली जो करंट अफेयर्स होते हैं इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उस पर डिस्कशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आय के वितरण के मामले में दुनिया के सबसे असमान राष्ट्रों में भारत शामिल है। भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास है आय का कितना 22%। देखिए, भारत आज़ादी के बाद से, ठीक है, आज़ादी के बाद से लेके आज तक एक संघर्ष चल रहा है। कौन सा संघर्ष है जानिए। आज 2021 है और हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से 2021 के बीच में असमानताओं को पाटने के लिए जितनी भी सरकारें आई वो कोशिश करती हैं कि भारत में जो विषमता है उसको कम किया जाए। और ये भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में गरीब वर्सेज अमीर की लड़ाई है और उस असमानता को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। बहुत सारी पॉलिसीज़ लाके, बहुत सारे सामाजिक योजनाएं लाके उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान में रहे, टोटल 1% आबादी के पास 22% राष्ट्रीय आय का है, ध्यान में रहे ये। चलिए आगे चलते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने जिस तारीख को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो डेट क्या है बताइए जरा। 7 दिसंबर को डीआरडीओ ने ये परीक्षण किया है। और ये कैसी है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अच्छा, एक चीज और, डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ का देखिए, अगर हम ये कब ये बना डीआरडीओ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखिए, हेडक्वार्टर है डीआरडीओ भवन है कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक, नई दिल्ली में। और दूसरी चीज, ये कब बना डीआरडीओ? 1958 में। दो चीज आपको पता रहे, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली है। और आज हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च होता है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, तो इसलिए इसकी बारे में बात हो रही है। याद रखिएगा डीआरडीओ के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका के बाद जिस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है, वो कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा। आपको पता ही होगा कि कोविड-19 के बाद जरा हम इशू देख लेते हैं कि इसके बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच से लेके कोविड-19 के बाद से ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए थे। कारण क्या था? देखिए, कारण यही था कि जो चीन ने वुहान लैब से जो वायरस लीक हुआ, अब वो उसके बारे में कॉन्स्पिरेसी है, वो सही था गलत था, किसी के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक मत था कि चीन ने छिपाया, जिसके कारण पूरी दुनिया में ये महामारी फैली। तो तब से लेके ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में एक तनातनी सी है। तो उसी के मद्देनज़र ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मिल के चीन का जो बीजिंग में आयोजित होने वाला शीतकालीन ओलंपिक है उसका बहिष्कार, राजनयिक बहिष्कार कर रहे हैं। खुल के ही है, समझ लो। उनके बीच में लड़ाई धीरे धीरे खुल के आने लगी है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और जिस राज्य में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ 2074 करोड़ रुपए की 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, कौन है वो? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु ने किसके साथ समझौता किया है? केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और तमिलनाडु से समझौता किया है। और किसके बीच में इसमें इन्वॉल्व है? एडीबी है। और कितने करोड़ का? 2024, ठीक है। और एडीबी, इसी के साथ यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आप देख लीजिए। देखिए, करंट अफेयर तो फैक्चुअल देखते ही चलेंगे, साथ में अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं हम। देखिए, अगर पूछ ले कि एडीबी की स्थापना कब हुई, तो एडीबी की स्थापना यही दिसंबर 1966 है, 1966 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है
फिलीपींस में। ठीक, याद रहेगा आपको। तो एक बार फिर देख लेते हैं। एडीबी स्थापना 1966, हेडक्वार्टर फिलीपींस। और अभी क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि तमिलनाडु और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और तमिलनाडु में परियोजना किसके साथ मिलकर आगे बढ़ाने की बात कही है। एडीबी ने उनको ऋण समझौते पर हस्ताक्षरित किया। एडीबी ने 2074 करोड़ रुपए दिए हैं समझौते के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, जिस दिन मनाया जाता है 9 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। क्योंकि देखिए आज के समय अगर देखें तो किसी देश के लिए नौकरशाही की भी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि नौकरशाही में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। तो बहुत सारे लोकतांत्रिक देश जो हैं इसे जूझ रहे हैं इस भ्रष्टाचार के मुद्दे से। तो ये बहुत बड़ा इशू है लोकतांत्रिक देशों में ही नहीं, जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ भी ऐसे बहुत सारे, वहाँ तो और खराब स्थिति है भ्रष्टाचार का, क्योंकि वहाँ कोई जवाबदेही नहीं है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह किसे वनडे टीम का एग्जाम नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। नेक्स्ट फैक्ट, दूरसंचार विभाग ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम जारी करने का आदेश दिया है? 9 सिम। सॉरी। देखिए होता क्या था, ऐसा क्यों किया गया है जरा वो हम समझते हैं। उसके ट्राई के पीछे डॉट है, ठीक है, दूरसंचार विभाग डॉट। और ऐसा हुआ क्यों जरा वो समझते हैं। देखिए क्या होता था इससे पहले, क्या अगर आपसे 8-10 साल पहले दिखो तो एक ही व्यक्ति के नाम पे 2-2 हज़ार सिम इशू हो जाते थे। और ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि जो रिटेलर होता था, ठीक है, ये रही, अगर मान लो ये सिम वाली कंपनी रही, उसके नीचे बहुत सारे रिटेलर होते हैं जो कि सिम को इशू करते थे, तो उनका कमीशन उनको मिलता था। वो करते क्या आते थे, किसी की आईडी, आप गए वोटर आईडी से अपना सिम लिया, तो वो उस वोटर आईडी का पता चले कि 100 वोटर आईडी इशू कर दिया उन्होंने, 100 फोटो बना लिया, 100 वोटर आईडी बना लिया, और एक ही व्यक्ति के बहुत सारे सिम इशू कर लेते थे उस कमीशन के चक्कर में, या फिर उस सिम को किसी गलत व्यक्ति तक पहुंचा देते थे पैसा लेके। तो इससे क्या, एक सुरक्षा का खतरा हो जाता था। ये बहुत बड़ा इशू था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई आधार मैंडेटरी कर दिया कि जो भी बंदा मिलेगा आधार के साथ, वो आधार से ही वो सिम इशू होगा। तो इससे क्या हुआ, फिर ये जो असुरक्षा की भावना थी, ये धोखाधड़ी कम हो गई। लेकिन फिर भी क्या है, देखो कि बहुत सारे लोग क्या है, अपने नाम, एक ही नाम पे बहुत सारे इशू कर देते हैं, सिम हो जाते हैं। तो शायद इसी के देखते हुए अब एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है 9 सिम का, मैक्सिमम 9 सिम। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ट्राई जो है, ठीक है, ये जो लाइसेंस वगैरह मिलता है मोबाइल कंपनियों को लेके, डीटीएच वगैरह जो सब कुछ होता है, ये ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसका काम रेगुलेशन होता है। अगला चलते हैं। भारत की झीली डाला बेहड़ा, देखिए झीली डाला बेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में पदक जीता है, रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। किसने? झीली डाला बेहड़ा ने 49 किलोग्राम वर्ग में जो भारोत्तोलन चल रहा था राष्ट्रमंडल का, उसमें एक पदक जीता है, रजत पदक। इनका नाम याद रहे। नेक्स्ट फैक्ट, भारत सरकार की नई मंजिल योजना किसकी है? भारत सरकार की है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। किस आयु वर्ग के लिए है? 13 से 35 आयु वर्ग के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यक युवा के लिए, ये पता रहे। तो किस पे केंद्रित है? अल्पसंख्यक युवाओं पर। और कौन सी योजना है? नई मंजिल योजना है। कितने आयु वर्ग के लिए लोगों के लिए है? 17 से 35 वर्ग के लिए है, युवा लोगों के लिए है। सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटेन के एक अध्ययन के मुताबिक फाइजर एस्ट्राजेड है जो कोविड-19 शॉट्स को जिस वैक्सीन डोज के साथ मिलाने से एक बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मिल सकती है, वो है क्या? मॉडर्ना। देखो ये कॉकटेल है, इसमें कॉकटेल वैक्सीनेशन में क्या होता है, बहुत सारी वैक्सीन को एक साथ मिला दिया जाता है, फिर एक नई डोज तैयार हो जाती है। वो क्या होता है, वो डोज क्या होता है, वो एक बूस्टर की तरह काम करता है, एक बेहतरीन डोज बन जाता है नॉर्मल वैक्सीन के मुकाबले। तो ये एक
इसमें एक ये रिसर्च रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया कि ये जो कॉकटेल डोज है बहुत अच्छा वर्क करती है और बेहतर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। चलिए आगे चलते हैं। फिक्की के अगले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए जाएंगे? फिक्की के अगले अध्यक्ष संजीव मेहता है, इनका नाम याद रखिएगा। फिक्की के अगले अध्यक्ष कौन? संजीव मेहता। महिला टेनिस, नेक्स्ट फैक्ट, महिला टेनिस एसोसिएशन ने जिस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है उनका नाम है एमा रादुकाने। एमा रादुकानु जो है, ये टेनिस एसोसिएशन ने इन्हें इस साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित मतलब नई जो इमर्जिंग खिलाड़ी हैं उसका अवार्ड दिया है। अगला फैक्ट है, भारत के जिस मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसिक एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस IDEA के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है उनका नाम है मिस्टर सुनील अरोड़ा। आपको पता ही होगा कि इससे पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, इन्हें ही नियुक्त किया गया है सलाहकार बोर्ड में। अगला फैक्ट है, नासा ने जिस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है उनका नाम है अनिल मेनन। किसने चुना है? नासा ने, और ये भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, अंतरिक्ष में जाने के लिए इन्हें चुना गया है। अगला फैक्ट है, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं 2020 में फूड एक्सपोर्ट के मामले में जो पहले स्थान पर था भारत था। भारत ने खूब 2020 में फूड एक्सपोर्ट किया है अरब देशों को। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगला, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसने जीता है नीलमणि फुकन जूनियर ने। ये याद रहे, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? नीलमणि फुकन जूनियर को। चलिए जल्दी से फिनिश करते हैं इसे। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन ये ट्रायसिक युग के हैं वर्ष पूर्व जिस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है ग्रीनलैंड में। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ये ट्रायसिक युग होता है, इसमें डायनासोर्स का काल होता है। वो पृथ्वी के पूरे कालक्रम को कई एरा में बांटा गया है, तो उसी में है ट्रायसिक युग। और ये कहाँ पे मिला है ये डायनासोर? पहले डायनासोर की प्रजाति जो खोजी गई है ग्रीनलैंड में, ध्यान में रहे। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में श्रीलंका और जिस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है, वो भारत है। ठीक है, याद रखिएगा, 4 सूत्री का रणनीति पे बात करेगा किससे? श्रीलंका से। देखिए इससे पहले श्रीलंका में क्राइसिस हो गई थी, और हुआ क्यों है? देखिए पिछले करंट अफेयर्स में मैंने कई बार चर्चा किया है कि वहाँ जैविक खेती के कारण बहुत बड़ा इशू है। जैविक खेती के कारण क्या होता है, वहाँ के उर्वरक वगैरह यूज करने से मना कर दिया, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, जिसके कारण क्या होता है कि और फूड ग्रेन्स का कंजम्पशन बहुत कम हो गया, प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। प्रोडक्शन कम होने से क्या हुआ कि वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और वो वहाँ पे आपातकाल लगाना पड़ा श्रीलंका में। ध्यान में रहिए। अगला फैक्ट है, भारत के जिस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण कर लिया है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण कहाँ पे हो गया? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान में रहे, सबसे पहले। भारत के नई ई फाइलिंग पोर्टल, देखिए ई फाइलिंग पोर्टल जो है नया वाला ITR भरने के लिए बनाया गया है, और अब तक 3 दिसंबर तक कितने हुए हैं? 3 करोड़। 3 दिसंबर तक 3 करोड़, याद रहे। नया ई फाइलिंग पोर्टल है ITR भरने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न। ITR मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। सरकार ने हाल ही में जिस जगह पर पारंपरिक नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, वो है राज्य है जम्मू कश्मीर है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए। नेक्स्ट फैक्ट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो है
PMSYM पेंशन योजना के तहत लगभग जितने लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा वो की संख्या है 46 लाख। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा इसमें, इस पेंशन के तहत। देखिए पर्पज क्या होता है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसका कोई डिटेल नहीं रहता गवर्नमेंट के पास, कितने लोग हैं, कितने लोग पलायन करते हैं, कितने लोग आते हैं। आप देखेंगे कि कोविड-19 के पैंडेमिक के समय भी बहुत बड़ा इशू था। पता चले रेलवे स्टेशन पे और रोडवेज बस स्टैंड पे हजारों की भीड़ लग जा रही थी, कितने लोग आएंगे जाएंगे पता ही नहीं था कुछ। तो सॉरी, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। इस पेंशन से और उनकी डिटेल से जब एक लेखा जोखा बन जाएगा तो बहुत फायदा गवर्नमेंट को भी होगा। ये शायद इसीलिए सब कुछ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। अभी हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता रोकने की अपील की है, इजराइल ने। देखिएगा, अभी हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान, देखिए अमेरिका और इजराइल करीबी हैं और यूएसए और ईरान के बीच में हमेशा से काफ़ी विवाद चल रहा है, संघर्ष है दोनों के बीच में। और अमेरिका आपको पता ही होगा इजराइल का सपोर्टर है। देखिए आगे क्या होता है। भारत के हवाई अड्डों में जिस वर्ष से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी 2022 से। अभी तक एयरपोर्ट पर देखते होंगे फेस, आप मूवीज वगैरह में देखते होंगे फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग होती थी, तो लेकिन अब क्या हवाई अड्डों पे चालू हो जाएगा 2022 से ही। तो याद रखिएगा ये भी 2022 से हवाई अड्डों पे फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। सिक्योरिटी की वजह से है, ताकि बहुत सारे अपराधी जो इस देश से दूसरे देश भगोड़े होते हैं उनको रोका जा सके। चलिए आगे देखते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। भारत और जिस देश के बीच में हाल ही में एक्वेरियन अभ्यास किया गया है, मालदीव के बीच से, मालदीव और भारत, एक्वेरियन जो है मालदीव और भारत के बीच में युद्धाभ्यास किया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। नेक्स्ट फैक्ट, हाल ही में जिस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है, अर्जेंटीना ने। ध्यान में रहे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है किस महाद्वीप का बताइएगा? चलिए आप बताइएगा, अर्जेंटीना की कैपिटल बताइएगा और किस महाद्वीप पे है, कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका। अर्जेंटीना की कैपिटल भी बताइएगा। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों की निर्माण की मंजूरी दी है। बनेगा किसके? रूस के सहयोग से। अगला फैक्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के जिस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट ले लिया है, एजाज पटेल है उनका नाम, और ये विश्व के तीसरे खिलाड़ी ऐसे हैं। देखिए कौन कौन से थे ऐसे खिलाड़ी, शायद अनिल कुंबले थे, एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले। और दूसरे कौन हैं? तीसरे तो ये हैं, दूसरा आप कमेंट करके बताइएगा। इंडियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? 44,605 करोड़ रुपए। नेक्स्ट फैक्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, 4थे रैंक पे है भारत। याद रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स में 4थे पोजीशन पे है भारत अपना। हाल ही में भारतीय टीम के जिस सदस्य को यूपी सरकार ने पुलिस विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया, उनका नाम है ललित कुमार उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने जितने करोड़ रुपए की 23 नई अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है, कितना? 15,893। देखिए फैक्चुअल डेटा है ये, देख लीजिएगा इसको। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। DGCA
ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को कब तक रद्द कर दिया है, अर्थात प्रतिबंध लगा दिया है। 31 जनवरी 2022 तक सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर रोक लगा दी है। ऐसा क्यों किया गया आपको पता ही होगा। ओमिक्रॉन जो कोविड के केसेज बढ़ने के कारण है। ऐसा है कि दोबारा से पेंडेमिक की स्थिति ना आ जाए, एकदम जो थोड़ा से बहुत कंट्रोल में दिख रही चीज़ें नए वेरिएंट की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट फैक्ट है, जिस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, जिस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। और आपको पता ही होगा कि हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में था। भारत और फ्रांस मिलके की नींव रखी थे, तो पता ही होगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत के जिन 2 राज्यों की परियोजनाओं के लिए समझौते किए हैं, वो हैं उत्तराखंड और तमिलनाडु। देखिए, इससे पहले अभी चर्चा किया गया था ऊपर एडीबी के बारे में, जब चर्चा हो रही थी तो उत्तराखंड और तमिलनाडु दोनों मिलके एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में इन दोनों राज्यों के साथ समझौता किया है। बस आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।